वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट मिलते रहे। फिल्म की शुरुआत होती है गवर्नमेंट हॉस्पिटल के एक वार्ड बॉय से, जिसे एक मुर्दे आदमी को गवर्नमेंट हॉस्पिटल ले जाने का काम मिला था। तो उस मुर्दे आदमी का अंतिम संस्कार भी हो जाता है और उसकी अस्थियां भी अब उस वार्ड बॉय के साथ थी। साथ ही उस वार्ड बॉय के पास उस मुर्दे आदमी के पास जितनी भी चीजें थी वो सारी चीजें भी थी, जैसे की उसकी अंगूठियाँ और उसका एक 500 का नोट। तो जब वो बंदा जंगलों के रास्ते से जा रहा होता है तभी वो 500 का नोट उड़कर एक खौफनाक हवेली में पहुंच जाता है। और अब क्योंकि उस वार्ड बॉय के पास उस गुमनाम आदमी की अस्थियां भी थी, तो वो उस हवेली में जब पहुंचा तो वो अस्थियां अचानक से घोस्ट बन जाती है और उस बंदे को इसी हवेली में कैद कर लिया जाता है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं राजा साहब उर्फ राजू को, जो कि अपनी दादी माँ गंगा माँ उर्फ गंगा देवी के साथ गाँव में रहता है। गंगा माँ को भूलने की बीमारी है, मगर एक इंसान जिसे वो कभी नहीं भूल पाई है वो है उसका पति कनक राजू। और राजू की दादी अक्सर उसके दादू कनक राजू को याद करती है, जो कि एक चोर की तलाश में लापता हो गए थे। तो वही बात करें राजू की, तो राजू बहुत ही मस्त मौला टाइप का लड़का है, जिसे उनके मोहल्ले की अनीता नाम की लड़की बहुत ज्यादा पसंद करती है। वो तो राजू से शादी भी करना चाहती है, लेकिन राजू कहीं ना कहीं बस उसका यूज कर रहा है। जब भी उसे पैसों की जरूरत पड़ती तो वो अनीता के पास जाता। अनीता के पिता बहुत अमीर है, इसी वजह से राजू को कभी भी पैसों की कमी तो नहीं होती है। रही बात मोहल्ले की लड़कियों की, तो मोहल्ले की लड़कियां राजू पर फिदा है और अनीता बिल्कुल भी नहीं चाहती है कि मोहल्ले की लड़कियां राजू की तरफ देखें। वो चाहती है कि राजू बस उसका बनकर रहे। और अब क्योंकि दादी को अल्जाइमर है, जिसकी वजह से वो पल पल पर चीजों को भूलती जाती है, इसी वजह से अक्सर उन्हें प्रॉब्लम होती रहती है। लेकिन कनक राजू को वो आज तक नहीं भूल पाई। दादी हमेशा राजू को बताती रहती है कि वो राजा महाराजा की फैमिली से थे और वो बहुत ही अमीर थे, लेकिन राजू ने ये कहानियां 1000 बार सुन चुका है। इसी वजह से अब तो उसे ये कहानियां झूठी और बकवास लगने लगी है। रही बात राजू के माता पिता की, तो राजू के माता पिता बचपन में ही राजू को छोड़कर जा चुके हैं। तो अब इस दुनिया में दादी के अलावा राजू का कोई भी नहीं है। इसी वजह से राजू अपनी दादी से बहुत ज्यादा प्यार करता है, वो हमेशा उनका बहुत ख्याल रखता है। पर दादी को अल्जाइमर है, भूलने की बीमारी है, इसी वजह से वो अपने पति कनक राजू को सोचकर बेहोश हो जाती है और हमेशा परेशान रहती है। उनकी बस एक ही इच्छा है कि उनका पोता राजू किसी भी हालत में उसके दादा को ढूंढ लाए। इस तरह से अपनी दादी को परेशान होता हुआ देख राजू सोचता है कि अब वो किसी भी हालत में दादा को जरूर ढूंढ कर लाएगा। अब राजू का दोस्त राजू को एक फोटो दिखाता है। उस फोटो में राजू के दादाजी दिखाई दे रहे थे। ये देखकर राजू को पता चलता है कि राजू के दादा दरअसल में हैदराबाद के चार मीनार के आसपास है। तो राजू ने तो डिसाइड कर लिया है कि वो तो हैदराबाद जाकर ही रहेगा, लेकिन हैदराबाद में ही उसके मामा बैंकी जो है वो कांस्टेबल है, इसलिए वो उनके पास कॉल करता है और उनसे कहता है कि दादा को ढूंढने में मदद करे। तब बैंकी मामा कहते हैं कि वो सीआई सर से बात तो कर लेगा, लेकिन वो इस काम के लिए 5 लाख रुपए मांग रहे हैं। ये सुनकर राजू को समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार वो इतने पैसे कहाँ से लाए। तब उसे अनीता का ख्याल आता है और वो तुरंत ही अनीता के पास जाता है और उसे ये सारी बातें बताता है। अनीता ने तो शुरुआत में इनकार कर दिया था हर बार की तरह, लेकिन आखिर में अनीता मान जाती है और वो उसे 5 लाख दे देती है, जिससे कि अब राजू जो है वो हैदराबाद पहुंच जाता है अपने दादाजी को ढूंढने के लिए। जैसे ही राजू हैदराबाद पहुंचा तो वहाँ उसकी नजर एक लड़की पर पड़ती है और उस लड़की को देखने के बाद राजू को पहली नजर में ही उस लड़की से प्यार हो जाता है। उस लड़की का नाम वैसी है और वैसी फिलहाल तो चर्च में जा रही है और राजू भी उसका पीछा करते करते चर्च में पहुंच जाता है। जब राजू चर्च में पहुंचा तो वहाँ के हर एक इंसान जो है वो एक लड़की के लिए प्रे कर रहे हैं। दरअसल में एक छोटी सी बच्ची है जिसके हार्ट में कुछ प्रॉब्लम है और इसी वजह से सभी लोग उसके लिए पैसा इकट्ठा कर रहे हैं ताकि उसका इलाज हो सके। तो राजू के पास जो 5 लाख रुपए मौजूद थे वो उन 5 लाख रुपए को यहीं पर डोनेट कर देता है ताकि उस छोटी सी बच्ची का इलाज हो सके। जब बैसी को मालूम चला कि राजू ने ये सब किया है तो कहीं ना कहीं बैसी को भी राजू पसंद आ जाता है और वो भी उससे प्यार करने लगती है और बैसी को हर एक जगह राजू ही दिखाई पड़ने लगता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि बैसी जो है वो जल्द से जल्द नन बनने वाली है और नन बनने के बाद कोई भी लड़की किसी भी लड़के के साथ कोई भी संबंध नहीं रख सकती है, मतलब कि वो शादी नहीं कर सकती है। लेकिन ये बात राजू को थोड़ी ना मालूम है। राजू तो बस सिर्फ और सिर्फ बैसी से ही शादी करना चाहता है। और अब अगले दिन राजू के पास बैसी का कॉल आता है और वो उसे बताती है कि मैं तुम्हारे दादाजी के ऊपर केस करने वाली हूँ क्योंकि उन्होंने उनके पैसे लूटे हैं। लेकिन राजू को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार बैसी बोलना क्या चाहती है। और अब बैसी उसे बताना स्टार्ट करती है। वो कहती है कि हमने उस बच्ची के इलाज के लिए बहुत सारे पैसे इकट्ठे किए थे और जब वो उन्हें बैंक में जमा करने के लिए जा रहे थे तब हमें तुम्हारे दादाजी दिखाई पड़े और उन्होंने हमसे पैसे लिए और कहा कि मैं इन्हें जमा कर दूंगा। लेकिन उसके बाद ये सारे पैसे लेकर वो भाग गए और तभी हम देखते हैं कि ये सारी बातें गंगा राजू नाम का एक आदमी सुन रहा था। अब हमें बताया जाता है कि आखिरकार बैंक में हुआ क्या था। मालूम चलता है कि बैसी जो है वो ढेर सारा पैसा लेकर गई थी और वहाँ कनक राजू भी मौजूद थे जो कि लाइन में लगे थे। और जब कनक राजू के सामने बैसी आई तो यहाँ कनक राजू ने उसे हिप्नोटाइज कर लिया, जिससे कि बैसी ने अब कनक राजू को ढेर सारे पैसे दे दिए और वो चुपचाप से यहाँ से चली गई। और फिर कनक राजू ने उन सारे पैसों को लेकर यहाँ से फरार हो गया। और अब राजू ने ये सारी बातें दादी को बताई तो दादी ने कहा कि तुम्हारे दादा ऐसे कुछ कर ही नहीं सकते, वो बहुत ही नेक आदमी है, वो अपनी हवेली लुटवा सकते हैं।
लेकिन किसी के साथ ऐसा बुरा नहीं कर सकते। पर राजू को समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार वो किसकी बातों पर भरोसा करे। फिलहाल राजू तो एक छोटी सी प्रॉब्लम में है। उसे बेसी को 5 लाख रुपए देने हैं और तो और सीआई को भी तो 5 लाख रुपए देने हैं। गाँव से वो 5 लाख रुपए सीआई को देने के लिए ही तो यहाँ पर आया था। राजू को समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार करना क्या है कि तभी राजू के सामने भैरवी नाम की लड़की आती है, जो कि एक बहुत बड़ा सूटकेस राजू के सामने रख देती है। उस सूटकेस में 1 करोड़ रुपए था, लेकिन यहाँ कुछ कंडीशन थी। यहाँ भैरवी बताती है कि जो तुम्हारे दादाजी थे ना, उन्होंने मेरे नाना की मदद की थी, जिस बदले में मैं तुम्हें ये पैसा दे रही हूँ। लेकिन इसकी एक और कंडीशन है कि ये पैसे मैं तुम्हें नहीं दे सकती, बल्कि तुम्हारे दादाजी को ही दूंगी। इसलिए उनका मिलना बहुत जरूरी है। मेरे नाना जी ने कहा था कि ये सारा पैसा वो तुम्हारे दादाजी के हाथ में ही देकर आए। कि तभी हम देखते हैं कि कुछ गुंडे इस 1 करोड़ से भरे सूटकेस को यहाँ से लेकर भाग निकलते हैं, लेकिन उनके पीछे राजू पड़ जाता है और उन लोगों को बहुत ही बेरहमी से मारता है और इस सूटकेस को आराम से बचा लेता है। कहीं न कहीं भैरवी अब राजू को पसंद करने लगी थी। वो उसके बहुत नजदीक आ जाती है, लेकिन जब वो उसके बहुत ज्यादा नजदीक आ रही थी ना, तभी ये सारी चीजें बैसी ने देख ली थी। और अब क्योंकि बैसी यहाँ राजू से प्यार करने लगी थी, इसलिए उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वो यहाँ उससे रूठ कर चली जाती है, क्योंकि उसे ऐसा लगा कि शायद इन दोनों के बीच में कुछ है। अब राजू पुलिस वालों को अपने दादा दादी की कहानी बताता है। वो बताता है कि उसके दादा दादी राजा महाराजा के परिवार से थे, लेकिन उनके बीच में एक गंगा राजू नाम का एक आदमी हुआ करता था, जिसने ढेर सारा पैसा लेकर भाग गया था। और अब दादाजी उसके पीछे गए थे और उन्होंने कसम खाई थी कि जब तक वो गंगा राजू को लेकर नहीं आ जाता, तब तक वो वापस नहीं आएगा। तो दादाजी गंगा राजू के पीछे तो चले गए, इसी वजह से वो आज तक वापस नहीं लौटे हैं और इसी वजह से उसकी दादी की तबीयत खराब हो गई है। दूसरी तरफ हमें मालूम चलता है कि भैरवी जो है वो गंगा राजू के साथ मिली हुई है। दरअसल में गंगा राजू जो है वो भैरवी के नाना है और गंगा राजू ने ही भैरवी से कहा है कि वो राजू के आसपास रहे और उस पर नजर रखे, किसी तरह से भी उन्हें कनक राजू को ढूंढना है। अब अगले दिन राजू के पास गाँव से कॉल आता है और उसे बताया जाता है कि माँ नहीं मिल रही है, और बताया तो ये भी जा रहा है कि माँ जो है वो दादाजी को ढूंढने के लिए हैदराबाद जा चुकी है, जहाँ पर राजू पहले से ही मौजूद है। ये सुनकर राजू हैरान था, क्योंकि उसे मालूम है कि उसकी दादी को अल्जाइमर है और उन्हें भूलने की आदत है, इसी वजह से वो खो सकती है। तो जब राजू को मालूम चलता है कि दादी हैदराबाद आ चुकी है, तो राजू उन्हें ढूंढने के लिए निकल पड़ता है और उसे मालूम चलता है कि उसकी दादी को कुछ लोगों ने अपने कब्जे में ले रखा है, क्योंकि राजू की दादी ने कुछ सोने की ज्वेलरीज पहनी हुई थी। लेकिन जब राजू को मालूम चला तो राजू और भैरवी तुरंत उस जगह पर पहुँचते हैं और वहाँ पहुँचकर राजू और भैरवी उन सभी लोगों को बहुत ही बुरी तरह से मार कर दादी को बचा लेते हैं। लेकिन राजू यहाँ पर अपनी दादी को देखता है, जो कि बहुत ज्यादा परेशान थी। वो अपने पति मतलब कि कनक राजू को बहुत ज्यादा मिस कर रही थी, इसलिए राजू यहाँ शपथ लेता है कि किसी भी हालत में वो दादाजी को ढूंढ कर रहेगा। अगर वो आसपास है तो वो उन्हें जरूर ढूंढ लेगा। जब वो उन्हें खोजने निकल पड़ता है तो अचानक से राजू की नजर पड़ती है गंगा राजू पर। तो अब राजू गंगा राजू को पकड़कर बुरी तरह से पीटने लगता है कि तभी यहाँ पर भैरवी आती है और भैरवी यहाँ राजू को बताती है कि ये मेरे नाना है और इन्हें सब कुछ पता है। जो तुम सोच रहे हो वो बहुत ही गलत सोच रहे हो। जो कहानी तुम्हें पता है वो कहानी भी तुम्हें गलत पता है। और अब गंगा राजू असली कहानी बताता है। गंगा राजू बताता है कि तुम्हारी दादी जो है वो कोई साधारण औरत नहीं थी, वो देवनगर की महारानी थी, जिन्हें सभी लोग गंगा देवी नाम से पुकारते थे। गंगा देवी पूरे साम्राज्य को चलाती थी और वो बहुत ही अच्छी थी। वो अपने साम्राज्य के बारे में बहुत कुछ सोचती भी थी। एक दिन गंगा देवी जब सभी को खाना खिला रही थी, तब यहाँ पर एक भिखारी आया जो कि कनक राजू था। कनक राजू यहाँ पर आया और उसने गंगा देवी का हाथ पकड़ लिया। ये देखकर बहुत सारे सैनिकों ने कनक राजू को बहुत ही बुरी तरह से पीटा, लेकिन ये सारी चीजें कनक राजू को पसंद नहीं आई। तब कनक राजू ने डिसाइड कर लिया था कि कुछ भी हो जाए वो गंगा देवी को अब हासिल कर ही रहेगा। तब वो एक बैरागी नाम के एक शैतान के पास पहुंचा, जिसे मायावी शक्तियों के बारे में अच्छा खासा ज्ञान था। वो उससे बहुत सारा ज्ञान लेना चाहता था ताकि कनक राजू किसी भी इंसान को बस में कर सके। तब बैरागी ने कनक राजू को अपनी शरण में लिया, उसे सारी चीजें सिखाने लगा। उसे वो सारी मायावी शक्तियाँ सिखाता है जिससे कि कनक राजू किसी को भी बर्बाद कर सकता था। और अब जब वो सारी मायावी शक्तियाँ सीख लेता है तो वो गंगा देवी के महल पहुंचा। वहां जाकर उसने उन्हें हिप्नोटाइज किया और पूरी तरह से बस में कर लिया, जिसके बाद कनक राजू ने गंगा देवी से शादी कर ली। और जब कनक राजू को सारे हीरे सोने के गहनों के बारे में पता चल जाता है तो वो सारे गहने को यहाँ से चुराकर भाग निकलता है। तो कनक राजू ने जो सोचा था उसने वो कर दिखाया था। यहाँ से वो सारी चीजों को लेकर भाग निकलता है और गंगा देवी को देश निकाला दे दिया गया था, जिस वजह से अब वो एक साधारण जिंदगी जीने लगी थी। और हम कनक राजू को तब से ही ढूंढ रहे हैं। गंगा राजू अब राजू को बताते हैं कि हमें कनक राजू के बारे में मालूम चला है, जो कि एक हवेली में रहता है, लेकिन उस हवेली में कोई भी आम इंसान नहीं जा सकता। वहाँ कदम कदम पर खतरा है। लेकिन राजू डरने थोड़ी न वाला था, क्योंकि दादी के साथ कनक राजू ने बहुत ही गलत किया है। इसी वजह से कनक राजू को सबक सिखाना है और तो और बदला भी लेना है। जब वो इस सुनसान हवेली में पहुंचे तो उन्हें यहाँ पर एक कमरे में ढेर सारे पैसे और ढेर सारे सोने के गहने मिले। जब वो उन्हें छूने ही वाला था कि तभी यहाँ पर वो वार्ड बॉय आ जाता है,
जो कि बहुत दिनों से यहीं पर बंद था और अब जाकर वो यहाँ से रिहा हुआ था, जिसे हमने फिल्म की शुरुआत में देखा था। वार्ड बॉय बताता है कि इस कमरे के कोई भी पैसे या फिर गहने को हाथ लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जिस इंसान को तुम यहाँ पर तलाशने की कोशिश कर रहे हो वो इंसान दरअसल में मारा जा चुका है। तुम्हारे दादाजी को हार्ट अटैक आया था और उसने ही उनका अंतिम संस्कार किया था और उनकी अस्थियों को लेकर वो यहाँ से जा रहा था, लेकिन एक 500 का नोट यहाँ उड़कर आ गया था और उनकी अस्थियां भी यहीं पर आ चुकी थी। पर तब से ही मैं यहीं पर कैद था। पर तभी यहाँ पर कनकराज की आवाज सामने आती है जो कि कहता है कि इन पैसों में मेरी रूह बसी है। मैं मर तो गया हूँ लेकिन इन पैसों में मैं आज भी जिंदा हूँ। अगर इन्हें हाथ लगाने की कोशिश की तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। तो ये सारी चीजें तो चलती रहती है, लेकिन यहीं पर हम भैरवी और राजू की नजदीकियों को बढ़ता हुआ देख पाते हैं। कहीं ना कहीं दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे थे, लेकिन ये जिस तरह से भूतिया हवेली थी वैसे ही ये लोग यहाँ से बाहर निकलने की भी पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो लोग इस हवेली में फंस चुके थे, जिस वजह से अब ये लोग इस हवेली से बाहर नहीं निकल सकते हैं। जब भी कोई निकलने की कोशिश करता तो उनके साथ बहुत बुरा होता, क्योंकि यहाँ के घोस्ट इन्हें हमेशा परेशान कर रहे थे। तो ये यहाँ से निकलने का ट्राई कर रहे थे कि तभी हम देखते हैं कि हवेली के अंदर अब बैसी भी आ जाती है। बैसी को देखकर यहाँ राजू खुश हो जाता है, पर राजू फंसा हुआ है। वो बैसी के ज्यादा क्लोज नहीं जा सकता है क्योंकि वो भैरवी के साथ भी था। लेकिन जब से बैसी हवेली में आई है तब से राजू बहुत खुश नजर आ रहा है। लेकिन राजू कहता है कि ये सारी चीजें तो चलती रहेगी, प्रॉब्लम तो ये है कि इस हवेली से बाहर कैसे निकला जाए, वरना ये सारे घोस्ट तो हमें मार ही डालेंगे। कि तभी यहाँ पर एक बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक को बुलाया जाता है जो कि बहुत ही टैलेंटेड है और ऐसे केस का उन्हें अच्छा खासा नॉलेज भी है, इसलिए उन्हें यहाँ पर बुला लिया जाता है, जिनका नाम डॉक्टर सेल्वी है। वो यहाँ पर जब आते हैं तो वो पहला कदम रखते ही समझ जाते हैं कि यहाँ पर कुछ सुपर नेचुरल चीजें हैं जो कि तुम्हें जीने नहीं देगी। पूरे महल को बहुत अच्छे से स्टडी करने के बाद अब यहाँ पर डॉक्टर सेल्वी समझ जाते हैं कि आखिरकार यहाँ का घोस्ट कौन सी शक्तियों का इस्तेमाल कर रहा है। डॉक्टर सेल्वी बताते हैं कि वो आत्म शक्तियों का इस्तेमाल कर रहा है। वो यहाँ तुम्हें हिप्नोटाइज करेगा और हेलुसिनेट करके एक ऐसी दुनिया में पहुंचा देगा जो कि उसने खुद क्रिएट की है। इससे लड़ने का सिर्फ एक ही उपाय है, तुम्हें अपने आत्मबल को बहुत ज्यादा मजबूत करना पड़ेगा। तुम्हें योग साधना से अपनी एक अलग दुनिया बनानी पड़ेगी। और अब यहाँ पर डॉक्टर सेल्वी राजू को वो सारी चीजें सिखाने लगते हैं, लेकिन राजू के सामने बार बार वो सारी चीजें आ रही थी जो कि नहीं आनी चाहिए थी। कहीं हद तक राजू कामयाब हो रहा था, लेकिन उसकी थॉट प्रोसेस के बीच में बार बार कनक राजू के वो सारी इमेजिनरी वर्ल्ड आ रहा था, जिससे कि राजू नहीं लड़ पा रहा था। अब कनक राजू सामने आ जाता है क्योंकि उसे मालूम चल गया था कि अगर डॉक्टर सेल्वी राजू को इसी तरह से सिखाने लगा तो उसकी तो दुकान बंद हो जाएगी। इसलिए कनक राजू अब डॉक्टर सेल्वी के सामने आता है और उसके दिमाग को काबू करने की कोशिश करता है। लेकिन डॉक्टर सेल्वी भी कोई आम चीज नहीं है, वो भी बहुत ही खतरनाक है। उनके बीच में दिमागी युद्ध होता है जो कि इमेजिनरी वर्ल्ड में चल रहा था, लेकिन आखिर में डॉक्टर सेल्वी इस युद्ध को हार जाते हैं और कनक राजू उसे जान से मार डालते हैं। अब आगे हम देखते हैं कि गंगा राजू के पास यहाँ राजू का कॉल जाता है और वो उससे कहते हैं कि कनक राजू की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, इसलिए वो दादी को लेकर तुरंत ही हवेली आ जाए। तो गंगा राजू ऐसा ही करता है, वो तुरंत ही दादी के पास जाता है और उनसे जाकर कहता है कि कनक राजू की हालत बहुत ही ज्यादा खराब है और उनके पास कुछ ही क्षण बचे हैं, इसलिए वो एक आखिरी बार तुमसे मिलना चाहते हैं। लेकिन ये सुनने के बाद दादी बेहोश हो जाती है, उनकी हालत बहुत ज्यादा गंभीर हो चुकी थी। अब गंगा राजू ये सारी बातें राजू को बताते हैं कि दादी की हालत काफी ज्यादा गंभीर है और वो हॉस्पिटल में है। लेकिन यहाँ राजू बताता है कि मैंने तो आपसे कहा ही नहीं था कि आप दादी को लेकर यहाँ पर आए। शायद ये सारा प्लान जो है वो कनक राजू ने रचा है। तो दादी जो बेहोश हुई है वो दरअसल में दादी को ब्रेन स्ट्रोक हुआ है, इसी वजह से उनकी हालत काफी ज्यादा गंभीर है और अब राजू को किसी भी हालत में हॉस्पिटल जाना था। वो गुस्से में अपनी कार निकालता है और तुरंत ही हॉस्पिटल के लिए रवाना हो जाता है। लेकिन मालूम चलता है कि राजू तो इस हवेली को छोड़कर गया ही नहीं, वो तो बस कनक राजू की इमेजिनरी वर्ल्ड में घूम रहा था। यही सारी बातें कनक राजू से कह रहा था। ये सुनकर अब राजू को गुस्सा आ जाता है और राजू को याद आता है कि कनक राजू की पूरी रूह जो है वो उसके पैसों में बसी है, इसलिए वो तुरंत उस कमरे में जाता है और उसके सारे पैसे और गहनों में आग लगाने लगता है। लेकिन कनक राजू बताता है कि दरअसल में जिसे तुम आग लगा रहे हो वो मेरा पैसा नहीं है, बल्कि तुम्हारी दादी है। कनक राजू बताता है कि जब तुम महल को छोड़कर हॉस्पिटल गए थे तो तुम्हें ऐसा लगा कि तुम शायद मेरी इमेजिनरी वर्ल्ड में घूम रहे हो, लेकिन ये तुम्हारी गलती थी। तुम सचमुच ही हॉस्पिटल गए थे और सचमुच ही तुम यहाँ अपनी दादी को ही आग लगा रहे थे। ये देखकर राजू पूरी तरह से हैरान रह चुका था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार वो ऐसा कैसे कर सकता है। उसने अपनी दादी के पैरों में आग लगा दी थी, हालांकि वो अभी भी जिंदा थी। राजू को समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार वो कनक राजू से कैसे फाइट करे। तब वो अपनी आंखों को बंद करता है और अपनी दादी गंगा देवी को याद करता है। तब गंगा देवी यहाँ राजू को हौसला देती है और उससे कहती है कि वो देवी का अंश है, वो इस तरह से हार नहीं मान सकता। ये सुनने के बाद तो राजू के अंदर एक अलग ताकत आ जाती है और अब वो यहाँ कनक राजू से लड़ने के लिए पूरी तरह से रेडी था। लेकिन कनक राजू अभी भी बहुत शक्तिशाली था, उसके पास बहुत सारी शक्तियाँ हैं, वो सारे हथकंडे अपना लेता है। लेकिन अब राजू के पास भी उन सारे हथकंडों का जवाब था और वो उन्हें आसानी से जवाब दे रहा था
और जब कनक राजू को ऐसा लगने लगा कि वो हारने वाला है, तब वो अपने भगवान शैतान बैरागी को यहाँ पर बुला कर लाता है और कहता है कि मुझे अपने अंश में मिला लो ताकि मैं इसे हरा सकूं। तब बैरागी और कनक राजू दोनों मिल जाते हैं और यहाँ एक बहुत बड़ा दानव बाहर आता है जो कि अब राजू को बहुत ही आसानी से मसल सकते थे। राजू को ऐसा लग रहा है कि अब वो इस जंग को आराम से हार जाएगा, लेकिन तभी फिर से वो आंखों को बंद करता है और गंगा देवी कहती है कि वो एक देवी का अंश है, उसे बस एक ही चीज करनी है और वो है पंचभूत शक्तियों के बारे में वो सोचे। और जब राजू उन शक्तियों के बारे में सोचता है तो उसके अंदर एक अलग तरह की शक्ति आ जाती है और अब वो इस दानव को आसानी से मार डालता है। तो इस तरह से राजू ने इनका खात्मा कर दिया था। फिल्म के आखिर में हम देखते हैं कि राजू जो है वो कनक राजू का अंतिम संस्कार कर देता है और जब राजू उनका अंतिम संस्कार कर रहा था तब राजू को ऐसा लग रहा था कि अब वो अपनी दादी को कैसे फेस करेगा, लेकिन दादी को अल्जाइमर था और दादी तो यहाँ कनक राजू को पहचानने से ही साफ इनकार कर देती है, जिससे कि राजू खुश हो जाता है। और अब हम फिल्म के आखिर में देखते हैं राजू की तरह ही दिखने वाले एक और इंसान को जो कि जोकर के गेटअप में था और वो यहाँ हमें इस फिल्म के पार्ट 2 के बारे में बता रहा था। तो आप इस फिल्म के पार्ट 2 को देखने के लिए कितने एक्साइटेड है जरूर बताइएगा, है भी या नहीं ये भी बताइएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट मिलते रहे।